शटल की त्वचा के आकार में फिट करने के लिए बनाया जाता है। एक एक करके ईंटों को सही जगह चिपकाया जाता है। ये खास तरह के सिलिकॉन से बना गोंद 0 से 1650 डिग्री सेल्सियस तक लचीला रहता है। अगर ये भुरा भुरा हो जाए तो ईंटें टूट कर निकल जाएंगी। ये ईंटें ताप कम करने में इतनी सक्षम होती हैं कि जब ये भट्टी से 1100 डिग्री पर बाहर निकाली जाती हैं तो कुछ ही सेकंड बाद इतनी ठंडी हो जाती हैं कि इन्हें हाथ से छुआ जा सकता है। शटल की पहली उड़ान में इस तरह की कुछ ईंटें गिर गई थीं। थोड़ा नुकसान तो हुआ था, पर शटल सही सलामत पृथ्वी पर लौट आया था। हर ईंट का वजन कुछ ग्राम होता है और अंदरूनी बनावट फोम की तरह होती है। ईंटों और कंबलों की ये नाजुक बाहरी त्वचा ही पृथ्वी के धधकते हुए पुनर्प्रवेश में शटल की रक्षा करती है। शटल 192 किलोमीटर की ऊंचाई से 120 किलोमीटर पर उतर आती है, जहां वो लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वायुमंडल में दाखिल होती है। अंतरिक्ष यात्री दबाव वाले सूट पहनकर अपनी सीट से बंधे हुए बैठे रहते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाए। बाहर बस 1 आध मीटर दूर उनकी मशीन इस चरम यातना को भुगतना शुरू करती है। जैसे ये अंतरिक्ष विमान घने वायुमंडल में चीखता हुआ दाखिल होता है, वो अरबों खरबों छोटे छोटे गैस के अणुओं से टकराता है। ये टकराव इतना जबरदस्त होता है कि इससे शटल के चारों ओर विद्युतीय आवेश युक्त गैस के अणु एक दमकता हुआ प्लाज्मा पैदा कर देते हैं। मुझे शटल के मध्य भाग में प्लाज्मा बनता और फिर सफेद चमक के साथ टूटता हुआ नजर आ रहा है। ये प्लाज्मा भी अजीब है, लगता है जैसे जुगनू के छोटे छोटे टुकड़े वहां सामने की तरफ से उड़ते जा रहे हैं। प्लाज्मा के अंदर शटल एक आग के गोले में चल रहा है जो सूर्य की सतह के जितना गर्म है। पुनर्प्रवेश को बर्दाश्त करने के लिए शटल को और धीमा होना पड़ेगा। ऊपरी वायुमंडल के घर्षण को इस्तेमाल करके सर्पाकार श्रृंखलाओं में चलते हुए ये अपनी गति धीमी कर लेता है। जमीन पर उतरने के 20 मिनट पहले शटल की त्वचा पर घर्षण सबसे ज्यादा हो जाता है। इससे संरक्षण ईंटें झुलसकर 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती हैं। अपने धधकते हुए खोल से निकलने पर शटल अपने सफर के अंतिम चरण में पहुंच जाता है। अभी भी ये उड़ान पट्टी से 800 किलोमीटर दूर है और ये दूरी ये 10 मिनट के अंदर तय कर लेगा। 1.2 G बल है साथियों। 23,000 मीटर से उतर रहे हैं। रफ्तार है 432। उड़ान कामयाब रहे। जैसे ही शटल के कंप्यूटर बाहरी हवा के बढ़ते हुए दबाव को महसूस करते हैं, वो उड़ान का नियंत्रण थ्रस्टर से हटाकर पंखों पर ले जाते हैं। जैसे ही पंख घनी हवा को काटते हैं, वैसे ये अंतरिक्ष विमान एक वायुयान में बदल जाता है। 45,000 feet. Range 23 miles. इंजनों से कोई ताकत न मिलने की वजह से शटल 4,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मंडराता हुआ धरती पर पहुंचता है। ये अभी भी ध्वनि की गति से तेज चल रहा है और इसकी नाक और पंखों से पैदा हुई आघाती ध्वनि तरंगों से 2 सोनिक बूम सुनाई देते हैं। सेंट्रल फ्लोरिडा उठिए, सुबह हो गई। अब सीट में आकर उतरते हैं। एक आम विमान की तुलना में ये शटल 20 गुना ज्यादा तेजी से उतर रहा है। जमीन छूने से 1 मिनट पहले कमांडर कंप्यूटरों से नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। इस अकेले पल के लिए इन्हें सैकड़ों घंटे परीक्षण दिया जाता है। जमीन पर उतरते वक्त शटल की रफ्तार 320 किलोमीटर से ज्यादा होती है। दुनिया का सबसे अग्रणीय अंतरिक्ष विमान घर लौट आया है। ये शटल कार्यक्रम मानवित अंतरिक्ष यात्रा के प्रति समर्पित नासा का सबसे लंबा कार्यक्रम है। ये दुनिया का सबसे कामयाब विमान है, लेकिन जमीन से अपनी कक्षा तक का रास्ता आसान नहीं था। एक्सट्रीम मशीन
डिस्कवरी चैनल पर थोड़ी ही देर में। अंतरिक्ष यात्रियों के चंद्रमा छोड़ने के 4 साल बाद नासा ने स्पेस शटल कोलंबिया पर से पर्दा उठाया। डिजाइन के 10 साल और निर्माण के 2 साल यानी 12 सालों में कोलंबिया बना और इसमें $20 अरब लगे हैं। ये वो पहला अंतरिक्ष यान था जिसे यात्रियों और संयंत्रों को पृथ्वी की कक्षा में ले जाने और फिर उड़कर वापस लौटने के लिए डिजाइन किया गया था। नासा को उम्मीद थी कि ये शटल अंतरिक्ष के अन्वेषण को हमेशा के लिए बदल डालेगा। ऐसा हुआ भी। शटल की अनोखी डिजाइन 3 प्रणालियों को मिलाकर बनाई गई थी जिससे अधिकतम पुनरुपयोग हो सके। पहला तो था डेल्टा आकार के पंखों वाला अंतरिक्ष विमान जो ऑर्बिटर था यानी परिक्रमा यान। रॉकेट इंजन इसी में लगे हुए थे और ज्यादा से ज्यादा 10 यात्रियों के साथ ये 30 टन से ज्यादा सामान भी ले जा सकता था। ऑर्बिटर का वजन 100 टन था और ये DC-9 हवाई जहाज जितना ही लंबा था। शटल व्यवस्था का दूसरा हिस्सा था एक विशालकाय बाहरी द्रव ईंधन टंकी। इस टंकी में करीब 19 लाख लीटर द्रव ईंधन रहता है जो ऑर्बिटर के इंजनों को चलाने के काम आता है। ये ईंधन की टंकी ही शटल का वो एकमात्र हिस्सा है जो प्रक्षेपण के वक्त नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऑर्बिटर के इंजन इस दैत्याकार को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिहाज से ताकतवर नहीं है। इसके लिए एक तीसरी प्रणाली की जरूरत पड़ी। द्रव ईंधन की टंकी के दोनों तरफ ठोस ईंधन के रॉकेट बूस्टरों की एक जोड़ी। इनके जबरदस्त बल से कोलंबिया शटल का पूरा 800 टन का वजन प्रक्षेपण पट्टी से उठ जाएगा। इन तीनों हिस्सों का परीक्षण एक साथ कभी नहीं हुआ था। इस शटल की पहली उड़ान इसकी आखिरी भी हो सकती है। इसमें 2 अंतरिक्ष यात्री थे, कमांडर जॉन यंग, नासा के सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री, और बॉब क्रिपिन, जिनकी ये पहली अंतरिक्ष यात्रा थी। 6 जून 1982 को स्पेस शटल कोलंबिया की पहली उड़ान के मौके पर सारी दुनिया की सांसें थमी हुई थी। ये पहला मौका था जबकि एक नए प्रक्षेपण यान का इंसानों के साथ परीक्षण हो रहा था। अंतरिक्ष यात्री अब स्विंग आर्म के परे जा रहे हैं और अब वो ऑर्बिटर में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। अब मुख्य इंजन शुरू, मुख्य इंजन शुरू। अमेरिका का पहला स्पेस शटल चला, टावर पार कर गया। अंतरिक्ष में बढ़ते हुए कोलंबिया अंतरिक्ष कार्यक्रम की सारी उम्मीदें लिए जा रहा था। ये शटल इतना कामयाब रहा कि अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी ने इसकी नकल करने का फैसला किया। ये सोवियत शटल है। इसका नाम है बुरान यानी बर्फ की आंधी। सन 80 के दशक की शुरुआत में विकसित किए गए बुरान से USSR को अपना खुद का अंतरिक्ष विमान मिल गया था। इसकी डिजाइन के विचार नासा के शटल से करीब करीब मिलते जुलते थे। इसके डिजाइनरों ने बाद में कबूल किया कि उन्होंने अमेरिकी नक्शे उधार लिए थे। बुरान को सिर्फ सामान का बोझ प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसे एनर्गी नामक दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट की बगल में बांधा गया था। (1988) में बुरान ने अपनी पहली और एकमात्र उड़ान भरी। तीन घंटों में बिना किसी भी गड़बड़ी के अपनी परीक्षण उड़ान पूरी कर लेने के बाद बुरान सोवियत स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की वाहवाही के बीच जमीन पर उतरा। बिना किसी यात्री के बुरान ने पृथ्वी के 2 चक्कर लगाए थे। उसकी पूरी मुहिम पूरी तरह कंप्यूटरों द्वारा नियंत्रित थी। सोवियत यूनियन के टूटने और रूस की आर्थिक मुश्किलों की वजह से ये योजना बंद कर दी गई। एक समय यही बुरान रूस के अंतरिक्ष कार्यक्रम का गौरव था। रूस का अंतरिक्ष विमान बुरान अब कहीं नहीं जाएगा, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि कंप्यूटर और अंतरिक्ष यात्री भी दुनिया के भावी अंतरिक्ष विमानों को चला सकते हैं।
जब मैंने उड़ना शुरू किया उस वक्त छड़ें थी, तार थे, घिरियां थी, और आज पूरी तरह हम कंप्यूटर पर निर्भर हैं। तो हमें अपना पूरा विश्वास और भरोसा उन पर रखना होगा। कोई चारा ही नहीं है, यानी सब कुछ इन्हीं कंप्यूटरों पर निर्भर है। उड़ान से उतरने तक कंप्यूटरों को अति सूक्ष्मता से इसे चलाना होता है। हालांकि ये 20 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस शटल के कंप्यूटरों की जटिलता और विश्वसनीयता में कोई मुकाबला नहीं है। हर ऑर्बिटर में 5 एक से कंप्यूटर होते हैं। इनके ऊपर लाखों पुर्जों पर एक साथ नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। ऑर्बिटर के सफर के हर पल के दौरान उसके ढांचे में लगे 1 करोड़ से ज्यादा संवेदक और उपकरण इसके कंप्यूटरों को 3200 किलोमीटर लंबे तारों के जरिए उड़ान की महत्वपूर्ण जानकारी देते जाते हैं। बड़ी बेरहमी से गलतियों को ढूंढते हुए हर समस्या को ये बड़े ही अजीब ढंग से निपटाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जूरी की तरह कंप्यूटर आपस में सलाह मशवरा करते हैं और फिर सबसे बेहतर समाधान के लिए वोटिंग होती है। मिलजुल कर संपर्क द्वारा कंप्यूटर जान का खतरा पैदा करने वाली समस्याओं का हल अंतरिक्ष यात्रियों को समस्या का पता चलने से पहले ही निकाल लेते हैं। Standing by to activate the sound suppression water system. 15. T-minus 10, 9, 8, 7. Go for main engine start. 3 main engines up and burning. 3. We have a cutoff. 80 से ज्यादा उड़ानों में से सिर्फ 5 ही रद्द हुई हैं, जहां उड़ान भरने में 3 सेकंड से भी कम वक्त रहते कंप्यूटरों ने मुख्य इंजन बंद कर दिए थे। ऑर्बिटर तक पहुंचने वाली भुजा अपनी जगह पर। डिस्कवरी अब सुरक्षित स्थिति में है। यात्रियों को कोई खतरा नहीं है। कंप्यूटर हमेशा ही बिल्कुल सटीक काम करते रहे हैं। सफल अंतरिक्ष अन्वेषण सुरक्षा के प्रति सजगता पर ही निर्भर है। इसमें कोई भी गलती कबूल नहीं की जाती। शटल मुहिमों पर सॉफ्टवेयर की नाकामी को कोई भी मौका नहीं दिया जा सकता। इंसानों की जिंदगी इस पर निर्भर है। जिन हाथों पर ये जिंदगियां निर्भर करती हैं, वो हाथ हैं उन 300 से ज्यादा विशेषज्ञ प्रोग्रामरों के, जो 3 साल तक हर अभियान के लिए उसके विशिष्ट प्रोग्राम बनाते रहते हैं। सिंबल दर सिंबल, करेक्टर दर करेक्टर, ये प्रोग्रामर 4,20,000 से ज्यादा लाइनों में अंक और अक्षर लिखते हैं, जो शटल को उसके अभियान के हर सेकंड के दौरान नियंत्रित करेगी। ये लोग एक इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क का सृजन कर रहे हैं। जहां अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगियां दांव पर हैं, वहां गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये निश्चित करने के लिए कि कोड से गलती ना हो, इसे दुनिया के सबसे कठिन परीक्षण से गुजरना पड़ता है। जिस समस्या की भी कल्पना की जा सके, उसे पैदा करके कंप्यूटर अभियान का 10 से ज्यादा बार रिहर्सल करते हैं, वो भी उस समस्या के पैदा होने से पहले ही। एक्सट्रीम मशीन्स में आपका स्वागत है। हम इंजन शुरू कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, बूस्टर शुरू और उड़ान। लेकिन एक बार अगर कंप्यूटरों ने ठोस ईंधन के रॉकेट बूस्टर ज्वलित कर दिए, तो पीछे नहीं लौटा जा सकता। दुनिया की किसी भी मशीन में इतनी जबरदस्त ताकत नहीं है। जमीन से उठने के लिए स्पेस शटल प्रपल्शन की 2 प्रणालियों का इस्तेमाल करता है। 2 ठोस ईंधन वाले रॉकेट बूस्टर और ऑर्बिटर में स्थित 3 द्रव ईंधन के रॉकेट इंजन। पचपन उड़ानों के लिए डिजाइन किए गए ऑर्बिटर में स्थित 3 मुख्य इंजन ही आज तक बने द्रव ईंधन वाले रॉकेट इंजन हैं, जिनका बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्के और छोटे बनाए गए ये इंजन अपने आकार के सबसे ताकतवर और परिष्कृत रॉकेट इंजन हैं। ये इंजन बेहद ताकतवर है क्योंकि सिर्फ 8.5 मिनट में इन्हें ऑर्बिटर को पृथ्वी के गिर्द नीची कक्षा में पहुंचाना होता है।
इसमें द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती है और हर इंजन 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। ये ताकत 64,000 V8 कार के इंजनों से ज्यादा होती है। इस ताकत को पैदा करने के लिए उन्हें परम तापमान और दबाव पर काम करना पड़ता है। ठंडी हालत में शुरू किए गए इस इंजन का इतना गजब का नजारा किसी और इंजन में देखने को नहीं मिलता। शुरू करने से पहले ये इंजन द्रव हाइड्रोजन से बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। जैसे ही इंजन शुरू होता है, तापमान फौरन ही शून्य के नीचे से 3,300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इंजन अपनी पूरी ताकत पर सिर्फ 1 सेकंड के 1000वें भाग में पहुंचता है। लेकिन ये रॉकेट शटल के पूरे बल का सिर्फ 1/4 हिस्सा प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के केबिन से 1 आध मीटर दूर ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लगे हैं। ठोस ईंधन वाले रॉकेट बूस्टर्स वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के बराबर ऊंचे इन रॉकेटों में 500 टन सूखा रॉकेट ईंधन भरा हुआ है। दो मिनट के अंदर ही ये रॉकेट शटल को ध्वनि से 9 गुनी गति से 48 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। लेकिन ठोस ईंधन वाले रॉकेटों की हैरत अंगेज ताकत में एक खामी है कि एक बार शुरू होने पर उन्हें रोका नहीं जा सकता। जैसा कि 28 जनवरी 1986 को चैलेंजर के अंतरिक्ष यात्रियों को ज्ञात हुआ था। ये नासा के इतिहास की सबसे भयानक दुर्घटना थी। मुख्य इंजन 8, 7, 6। मुख्य इंजन शुरू। 4, 3, 2, 1 और ऊपर उठा। 25वीं स्पेस शटल मुहिम शुरू और टावर को पार कर लिया। अब रफ्तार 688 मीटर प्रति सेकंड है। ऊंचाई 7.75 नॉटिकल मीटर। नीचे के दायरे की दूरी 5.5 नॉटिकल किलोमीटर। इंजनों की ताकत बढ़ रही है। 3 इंजन अब 104% पर। चैलेंजर थ्रॉटल बढ़ाना है। रॉजर, थ्रॉटल बढ़ाना है। उड़ान नियंत्रक बड़े ध्यान से स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। जाहिर है एक बहुत बड़ी खराबी हुई है। इंसान की सबसे बेहतरीन मशीन नाकाम हो गई, पर कैसे? फ्लाइट जैसी नेगेटिव कंडक्ट रफ्तार हो गई। शटल के जमीन से उड़ते ही दाहिनी तरफ के ठोस ईंधन वाले रॉकेट बूस्टर में निचले जोड़ से जलती हुई गैसों का गंभीर रिसाव शुरू हो गया था। इस भारी टंकी की बगल को चाटती हुई सी एक चमकदार लपट देखी जा सकती है। उड़ान तो जारी थी, लेकिन गैसों ने बूस्टर के निचले खंभे को जला डाला, जिससे वो आखिरकार बाहरी टंकी पर झुककर तिरछा हो गया और टंकी फट गई। 19 लाख लीटर द्रव हाइड्रोजन आग के एक गोले में बदल गई। लेकिन चैलेंजर के अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु विस्फोट से नहीं हुई थी। जिस छोटे से कक्ष में वो थे, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। उसे नीचे समुद्र में गिरता हुआ साफ तौर से देखा जा सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अंदर कुछ यात्री तब तक होश में थे जब तक 2 मिनट बाद पानी में गिरने का घातक झटका नहीं लगा। नासा बड़े ही धीरे धीरे इस हादसे से उबर पाया। बाकी के बेड़े को सेवा से अलग कर दिया गया और 2 साल में ठोस बूस्टरों को फिर से डिजाइन किया गया। बच निकलने की नई प्रणालियां और सुरक्षा कवायदें विकसित की गई। चैलेंजर के दुखद अंत के बाद से 50 से ज्यादा अभियानों में आगे कोई समस्या खड़ी नहीं हुई, लेकिन इंसान की सबसे हैरत अंगेज मशीन में एक बड़ी समस्या अभी भी है। ये मशीन पुरानी और अप्रचलित हो चली है।
शटल को सन 70 के दशक में डिजाइन किया गया था। इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है और ये बेहद महंगी है। इसमें एक बाहरी टंकी है जिसे हम हर बार फेंक देते हैं। इसमें ठोस रॉकेट की मोटरें हैं जिन्हें हर बार फिर से मरम्मत करके नया बनाना पड़ता है और इस सब के लिए बहुत से लोग लगते हैं। हम जहां सन 2000 की ओर बढ़ रहे हैं, वहीं मौजूदा पीढ़ी के अंतरिक्ष विमानों के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो रही है। इनमें ढेर सारा पैसा लगता है। 4 शटल वाले नासा के बेड़े के सही रखरखाव के लिए करीब 30,000 लोगों का पूरा ध्यान जरूरी है। हर अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का खर्च है $10 करोड़। सिर्फ एक ही प्रक्षेपण का खर्च $100 करोड़ आंका गया है। एक कम खर्च वाली प्रक्षेपण व्यवस्था को डिजाइन करने और बनाने के लिए एक होड़ शुरू हो चुकी है। व्यावसायिक अंतरिक्ष विमानों के बेड़े की जरूरत पहले से बहुत बढ़ चुकी है। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी का इस्तेमाल करके उसकी मांग बढ़ाएंगे, हजारों उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए ज्यादा सस्ते और ज्यादा तेज अंतरिक्ष विमानों की जरूरत पड़ेगी। एक नई नस्ल का अंतरिक्ष विमान तो बन भी रहा है। जापानी अंतरिक्ष संस्था नासडा होप नामक एक छोटा अंतरिक्ष विमान विकसित कर रही है। इसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों तक अंतरिक्ष यात्रियों और सामान ढोने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सदी के अंत तक होप काम करना शुरू कर देगा। फ्रांसीसियों की धारणा अलग है। उनका हर्मेस नामक अंतरिक्ष विमान आर्यन 5 रॉकेट पर से प्रक्षेपित किए जाने के लिए डिजाइन किया गया है। 4 टन तक सामान ढो सकने वाला हर्मेस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के यूरोपीय हिस्से के निर्माण के लिए अंतरिक्ष यात्रियों और सामान को ले जाएगा। भविष्य अब हमारी पहुंच के अंदर है। अब हम टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर एक ऐसा यान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी हवाई जहाज की तरह ही उड़ान भर सके और उतर सके। आपको कुछ भी फेंकना ना पड़े, बदलना ना पड़े, इतनी ज्यादा मरम्मत न करनी पड़े। ये टेक्नोलॉजी उन चीजों का फायदा उठा रही है जो हमने पिछले 25 सालों में सीखी हैं। अगर हम ये करें तो विज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त काम कर सकेंगे। आज हम ये पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में अंतरिक्ष विमान रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से बन जाएंगे। लेकिन उनकी मंजिलें कौन सी होंगी? कुछ तो सचमुच दूसरे देशों के लिए तेज गति के वाहन होंगे। 112 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले ये अंतरिक्ष विमान यात्रियों को 30 मिनट में न्यूयॉर्क से टोक्यो पहुंचा देंगे। दूसरे अंतरिक्ष विमान उस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ठहरेंगे जिसका निर्माण शुरू भी हो चुका है। पृथ्वी से उपकरण और सामान इन्हीं अंतरिक्ष विमानों के बेड़ों से लाया जाएगा और हम भावी यात्रियों के लिए नए अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। आम जनता शानदार होटलों और पृथ्वी की परिक्रमा करते विश्वविद्यालयों तक जाएगी। जब मानव शरीर को लंबे अरसे तक भार विहीनता में रखने की समस्या हल हो जाएगी, तो एक नई नस्ल के अंतरिक्ष यात्री रोज काम करने पृथ्वी की कक्षा में जाएंगे। इसके बाद की पीढ़ी के अंतरिक्ष विमानों से चंद्रमा पर स्थित मानवित अड्डों की यात्रा भी संभव हो जाएगी। फिर एक दिन इन्हीं अंतरिक्ष विमानों की बदौलत हम अंतरिक्ष की गहराई में खोज पर निकल पड़ेंगे। तब तक इंसान की सबसे परम मशीन ने उसके सबसे परम सपनों को असलियत में बदल दिया होगा। Could well end up getting there faster than its bigger thrusting nuclear or chemical cousins. There are many other super science alternatives on the drawing board. Bob Forward is a space scientist and science fiction writer.
hired by the Jet Propulsion Laboratory to assess the viability of more than 100 futuristic propulsion systems. I think the exciting thing is there's new technology coming along that can enable us to move through space much faster than before. Things that used to be considered science fiction, like antimatter rockets, laser beams flashing between the Earth and Mars with people riding on them, rotating tethers in space that act like giant slingshots. One or more of these things could be coming true in the next 10 or 20 years and enable us to get to Mars in radically less time than it did before. The concepts may seem fantastic, but the principles are not so far-fetched. We've been slinging objects around using centrifugal force for fun and sport for thousands of years. We could apply the same principles to a payload for Mars. We'd need a 5-mile circular track inside a super-cool tube. It's called the Slingatron. It would propel its payload, levitated magnetically, around the track until it had built up enough speed to sling it into outer space. The Slingatron would exert enough G-forces to crush a human skeleton. But the propulsion system would be ideal for hurling a less delicate payload to Mars, like the astronaut's baggage. But what about the astronauts themselves? Getting things to Mars is one thing. Getting people there and back is another altogether. Imagine it. 3 years in a hermetically sealed space bus with one desolate rest stop, Mars. Could we really keep people alive, let alone healthy and happy on such a trip? The number crunchers say that we could carry enough food, but air and water would soon run out. Ultra Science will continue on Science Now Continues on Discovery Channel. In space, astronauts receive up to 90 times the recommended dose of cosmic radiation. And if they're out there during a solar flare, they could be hit with a lethal dose. We've come up with no perfect protection, but a buffer zone of water built into the ship's hull would absorb the worst of the radiation, if we can afford the extra weight. Weightlessness poses its own set of problems to the human body. In zero gravity, our bones lose calcium and get brittle. The 3-year trip to Mars would probably strip astronauts of 10% of their bone mass. And because the muscles don't have to work against gravity, they too waste and weaken. Dr. Yelena Konlikova spent 6 months on the Russian space station Mir. Back on Earth, she felt the effects. Медики спрашивали, ну насколько действительно чувствует тяжесть, ощущая. Вот дает мне ручку, говорит, ну вот иногда ощущение. Обычно вот карандаш не ручку. Я ее беру, мне впечатление, что она чуть ли не килограмм весит. Manning the space station continuously for the past 9 years has given the Russians more experience than any other nation of how the body reacts to weightlessness. At the Institute for Biomedical Research near Moscow, they simulate zero gravity by floating volunteers in a dry immersion tank. Since human skin can't cope with lengthy periods in water, they lie on an immense rubber bladder. Sensors measure the vibration in the muscles, which helps determine how strong they are. After 30 days in the tank, the subjects say walking upright is like being crushed in a vice. Who's to say what the round trip to Mars will do to the human body? Russian experiments show that exercise can help minimize the effects of zero gravity. Here on Earth, this walker simulates weightlessness. A series of pulleys and springs artificially diminish the effects of gravity. In space,
they'll have to do the opposite. Giant rubber bands will mimic the resistance of gravity when the astronauts exercise. Of course, it would make more sense to create gravity on the spacecraft, preparing the crew for the gravity on Mars. But how? The principle is simple. Two sections of the spacecraft will be tethered together. The heavier one will act as a counterbalance and keep the rotation constant. At a certain velocity, the centrifugal force will push against the crew, creating an artificial sense of gravity. Adapting psychologically to space travel will require more than technology. In the void of space, with only images of a distant Earth, people will get lonely. Deprivation could lead to impaired judgment. Keeping busy helps protect your sanity. Scientists have always coped better on long space missions because they have had more to do. After the initial excitement of seeing Mars, the crew will experience its first major challenge, slowing the craft down for the final approach. Speed and angle will be absolutely critical. The upper limit for entering the Martian atmosphere will be 5.28 miles per second. Aerobraking is likely to be the most fuel efficient because it uses the drag of the atmosphere to slow the craft's speed and bring it closer to the surface. To my mind, a landing on Mars would be one of the most significant acts in human history. When they land, it'll be like desert on Earth, reddish soil, lot of rocks. Author Kim Stanley Robinson's trilogy of books probably represents the most exhaustive research on Martian colonization. I think they're going to just feel so happy to be there at last after all the years of rehearsal. You could see this in the moon landings. These astronauts are euphoric as they're bouncing around. To keep the Martian dream alive will be a full-time job. Tracking down the unmanned supply vessels sent on ahead, unpacking provisions and equipment, constructing shelters. A fuel maker sent in advance could already be busy, converting the Martian atmosphere from carbon dioxide into methane and oxygen. It will supply air for the living quarters and fuel for the vehicles. But more significantly, it could be the means of powering the rocket for the return journey to Earth. But that is many months away. For the spacefarers, the mysterious red planet will finally be at their feet. They'll explore mile-deep canyons, polar ice caps, experience dust storms that last for months, and temperatures that never rise above freezing. Mars will be a totally new frontier. A frontier is important for humans as a place where they can go in which they are forced to confront new problems and develop new technologies and new solutions. And that's the challenge, to be able to go to Mars and take those materials and turn them into resources. It's as John F. Kennedy said about first voyaging to the moon. The importance of going to Mars is not because it is easy, but because it is hard. After survival, the question uppermost in the minds of those Martian explorers will be whether they are alone. If we do find life on Mars, then it'll be probably the greatest scientific discovery of all time. Such a dramatic revelation would change human consciousness forever. Knowing that other life forms can exist in our solar system would give us the courage to cast our gaze even further afield. But if Mars proves lifeless, we'll almost certainly try to cultivate a new life form there, our own. The planet will have adequate supplies of the essential raw materials, water, nitrogen, and carbon dioxide. The rest will be up to us. In a process called terraforming, we'll use those basic elements, and some imports from Earth, to alter the atmosphere and climate of Mars to make it more like home. Warm up the planet, bring in Terran life forms, and we can actually create an Earth-like environment on Mars. And there's nothing that's physically impossible about this. We don't need any leaps of super science for this to happen. By the 22nd century, the settlers' cultivation of genetically engineered plants could create more oxygen.
water frozen for nearly 4 billion years may flow once more. 3 centuries after that first landing, the Martian migrants will have their own. पथ को चीर के उभरता है देश प्रेमी महान, बढ़ाता है हम सब की शान। वह मुकद्दर का सिकंदर है कौन? कुली है लाल, कालिया है या फिर डॉन? वह त्रिशूल है लावारिस नहीं, शोले है शराबी नहीं, खुदा गवाह वह है नमक हलाल। उसकी शक्ति है बेमिसाल, उसने तोड़ी जंजीर गिराई दीवार, बढ़ाया याराना निभाया दोस्ताना। वह सिलसिला है मोहब्बतें का, वह एंथनी है दिलों का शहंशाह। वह और कोई नहीं, हरिवंश की परिवेश तेजी का